कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका एबिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं नीरज बाजपेयी। आज बातचीत करेंगे आवाज अड्डा में एक ऐसे विषय की जो शायद पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, और वो विषय है एनर्जी का, पेट्रोल का, डीजल का, कोयले का, तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें दिक्कत में डाल रही हैं। बड़ी मुश्किल की स्थिति है। उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मसला क्या है और हम क्यों इस पर बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी पूरी इकॉनमी के लिए, हमारी आपकी डेली लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी है कि उसके बिना हम मूव नहीं कर पाते हैं। तो आज उस पर बातचीत करेंगे आवाज़ अड्डा में, और आपको कुछ आंकड़ों के ज़रिए एक जर्नी में ले चलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि विषय कितना गंभीर है। सबसे पहले नज़र डालिए कुछ आंकड़ों पे, जिसकी बात कर रहा हूँ कि नेचुरल जो गैस है उसकी कीमतें किस तरीके से दुनिया में बढ़ी हैं। 150% दाम बढ़ चुके हैं पिछले एक साल में पूरी दुनिया में गैस के, और यूरोप की बात करें अगर नेचुरल गैस की कीमतों में 500% यानी 5 टाइम्स हो चुके हैं। हम बात करते हैं कि $6.25 के आसपास जो ग्लोबल प्राइस नेचुरल गैस के चल रहे हैं वो दरअसल बहुत बढ़ गए हैं पिछले कुछ समय में, और उसका असर हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से नज़र डालिए कच्चे तेल पे, जिसकी चर्चा अक्सर होती है कि पेट्रोल और डीजल रोज़ महंगा हो रहा, 100 के पार निकल गया। ब्रेंट क्रूड में एक साल में 60% की महंगाई आई है, 60% वो अपने एक साल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, और कोयला 235%, लगभग 2.5 गुना कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि जो ये पूरी परिस्थिति बन रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ये एनर्जी संकट हुआ दिख रहा है, वो आपको समझना चाहिए। कि अगर इनको हम देखें कि हर एक से साल के हिसाब से, तो क्रूड इस समय $80 के पार चला गया है। $80 के पार जाने का मतलब ये होता है कि हमारे आपकी लाइफ में जो डेली कंजम्पशन है उस पर इसका असर प्राइस के तौर पे पड़ता हुआ दिखेगा। ऐसा हुआ क्यों? अचानक से पूरी दुनिया में कोयले के दाम, तेल के दाम, ये सब क्यों बढ़ने लगे, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा दरअसल इसलिए हुआ है कि कहते हैं कि डिमांड में बहुत तेज़ी आई है, पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ गई है अचानक से। तो वो डिमांड जो बढ़ी है और उसके पीछे क्या कारण है, अचानक से भाई डिमांड क्यों बढ़ गई? पूरा पैंडेमिक के दौर में हम लोग थे, डिमांड कम थी, लेकिन अचानक से बहुत डिमांड बढ़ी। तो एक कारण ये दिया जा रहा है। दूसरा कारण ये दिया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों का फोकस बढ़ा है। ग्रीन एनर्जी का मतलब जिस ऊर्जा के उत्पादन में पोल्यूशन कम से कम होता है उसकी तरफ ये रुझान बढ़ा है। इसलिए जो कोल प्रोड्यूसर फायर्ड प्रोडक्ट्स थे, या जो फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, तेल, गैस, ये सब चीज़ों में, उसकी तरफ थोड़ा सा कम हुआ है। अल्टरनेट फ्यूल की तरफ गए हैं, यानी सोलर एनर्जी की तरफ, विंड की तरफ। और तीसरा कि चीन ने अपने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो कोयले से बिजली बनती थी उसके प्लांट में रोक लगा दी, कोल माइनिंग पर रोक लगा दी, और एक्सपोर्ट तो ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग उन्होंने ज़ीरो कर दिया था। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट उन्होंने शुरू किया है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने बंद कर दिया था। तो जब ओपनिंग अप ट्रेड हुआ, यानी जब कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में सब चीज़ें खुलनी शुरू हुई, तो अचानक से इजाफा आपको कीमतों में देखने को मिला है। अब भारत के संदर्भ में इसको आप समझिए कि भारत में जो पूरी एनर्जी का पूरा सिनेरियो है वो किस तरह से प्ले आउट होता दिख रहा है। तो जो ग्लोबल सिनेरियो हमने आपको दिखाया कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं, उसमें अब आप भारत का असर देखिए। हमारे देश से अनुमान है कि 135 थर्मल पावर में प्लांट्स में केवल 4 दिन के लिए कोयला बचा है। कई बार आप सुनते होंगे ये खबरें आती हैं। 4 अक्टूबर का आंकड़ा बताता है कि हमें 4000 मेगावाट की शॉर्टेज है। सितंबर में भारी बारिश की वजह से डिलीवरी और उत्पादन पे असर पड़ता है, क्योंकि माइंस में उतनी डिगिंग हो नहीं पाती। और कोयला मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए ये एक रूल बनाया कि जो कैप्टिव पावर प्लांट है, जिस पास कैप्टिव कोल माइंस है, वो अपना आधा कोयला खुले बाजार में बेच सकते हैं। ये नियम बनाया गया और इसको नोटिफाई किया गया, जिससे कोल की सिचुएशन ईज आउट होती हुई दिखे। भारत में एनर्जी सप्लाई जो है वो कोयले से तकरीबन 75% तक है, यानी जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें जो कोयले से बनने वाली बिजली है, थर्मल पावर है, वो 75% हिस्सेदारी रखती है। इसलिए सिचुएशन और गंभीर बढ़ती है। नेचुरल गैस की कीमतें हिंदुस्तान में अभी 62% बढ़ाई गई हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। तो उसका असर आपने अपने CNG PNG में देखा होगा, तमाम कंपनियों ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये जो पूरा एनर्जी बास्केट है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, और उसका असर ये होगा कि ऑल इनकम्पासिंग इन्फ्लेशनरी है, ये महंगाई बढ़ेगी।
खाने पीने की महंगाई बढ़ेगी, हमारे आपके जो मोबिलिटी है उसकी महंगाई बढ़ेगी, मटेरियल्स की महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल्स की महंगाई बढ़ेगी। और इसीलिए आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं, 100 से ऊपर ये बिक रहे हैं और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऊपर जाने की संभावना है। तो ये जो पूरा एनर्जी का तस्वीर है, जो पूरी दुनिया की हमने आपके सामने एक पिक्चर रखी, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे निपटने के लिए हमारी अपनी भारत की स्ट्रेटजी क्या है, क्यों हम इससे कैसे निपटेंगे। क्योंकि इसमें एक बड़ा पेच है जिसको थोड़ी देर में हम खोलेंगे कि दरअसल ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, ये केवल एक मोमेंट्री नहीं है कि डिमांड सप्लाई की मिसमैच की वजह से हुआ। उस डिमांड सप्लाई की मिसमैच के पीछे एक बहुत गहरा कारण है जिसको शायद अब एड्रेस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, आज इसको समझने वाले हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बीजेपी के एनर्जी सेल के हेड हैं और बहुत ही जाने माने हैं और बहुत खाड़ी देशों के तमाम एनर्जी सोर्सेज वाली कंट्रीज़ के दौरे करते रहते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी हमारे साथ हैं, जो वित्त सचिव रह चुके हैं। अब सरकार के फिनेंसेस और इस तरीके के इश्यूज़ को बड़े करीब से गर्ग साहब ने देखा है, तो उनसे बातचीत करेंगे। प्रमोद देव जी हमारे साथ हैं, CERC के चेयरमैन रह चुके हैं। CERC वो संस्था है जो बिजली की कीमतों को तय करने के फैसले करती है, उसको समझने की कोशिश करती है। इसके साथ ही हेतल गांधी जी हमारे साथ हैं, जो क्रिसिल के रिसर्च डायरेक्टर हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी सी कोल पर रिपोर्ट भी लिखी है, पूरा एनर्जी सिनेरियो समझाने की कोशिश की है कि इस समय क्या परिस्थिति बन रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत तनेजा जी आपसे। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल समझना चाहता हूं, विषय बड़ा कठिन है लेकिन सवाल मैं सिंपल रखूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कठिन बातों को आसान भाषा में समझाएं कि अचानक से पूरी दुनिया में ये हर प्रकार के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, इसका जो मुख्य कारण नीरज जी, आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक पिछले काफी समय से एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई जो कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है। हालांकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है और जो एनर्जी मिक्स है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की, 80% ज्यादा दुनिया इन्हीं से चलती है। लेकिन इनका जो है एक तरह से इनको डिमोनाइज करा गया है, जिसे हिंदी में कहा जाए, इनको कहा गया ये राक्षस हैं, बहुत प्रदूषण करते हैं, पृथ्वी का पर्यावरण खराब कर रहे हैं, पृथ्वी का भविष्य खराब कर रहे हैं और इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे लोगों को इन सेक्टर में नौकरी के लिए भी नहीं जाना चाहिए, पूंजी भी नहीं जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। और रिन्यूएबल पे जाना चाहिए, सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह, उस तरफ ज्यादा जा, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुकी है। लेकिन तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जितना निवेश जाना चाहिए था कोल सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर या नेचुरल गैस सेक्टर, वो निवेश अब नहीं जा रहा। कई देशों ने तो बल्कि बैन लगा रखा है, बड़ी बड़ी एक्सॉन मोबिल, शेल कंपनियों को ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो उसका ये दूसरी तरफ ये है कि ये अनअट्रैक्टिव हो गए इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर से जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनके लिए। तो जिसको कहना चाहिए कुल मिलाकर के जो एक रेडिकल एनवायरमेंटलिज्म जो है, एक रेडिकल जिनका एक नजरिया है वो बस वही ठीक है, उसका इस पर बहुत असर पड़ा है। और दूसरी तरफ सच्चाई है कि पूरी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अब उस वर्ग में आ गए हैं जहां वो ऊर्जा का प्रयोग अब ज्यादा कर रहे हैं। भारत में भी देखा, घर घर एलपीजी पहुंच गया, गांव गांव बिजली पहुंच गई, ऐसा तमाम देशों में हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि डिमांड बढ़ रही है और दूसरी, और डिमांड किसकी बढ़ रही है? ज्यादातर जो है वो इन्हीं की बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल की। जो बिजली है, ये कह दिया जाता है बिजली ऊर्जा है, लेकिन बिजली के लिए आपको ऊर्जा या ईंधन चाहिए होता है बिजली निर्माण के लिए। तो वो कहां से आएगी? वो तो कोयला ही है या प्राकृतिक गैस है या एटॉमिक पावर है, सोलर की भी सफलता है लेकिन अभी सीमित है। तो सारी बहस, जैसे आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, स्ट्रक्चरल चेंज जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स थी, उससे रिन्यूएबल। दुनिया में ये लोग चाहते हैं ये यात्रा बहुत तेजी से हो, 1-2 साल में खत्म हो जाए और सब कुछ जो है फॉसिल खत्म हो जाए, रिन्यूएबल। ऐसा हो नहीं सकता, आने इसमें समय लगना है। भारत में तो 30-40 साल लगेंगे, कुछ देशों में कम लग सकता है, 20 साल लगे, 10 साल। ये उसकी वजह से आपने देखा एक तरफ जो जितना निवेश होना था वो नहीं हुआ, तो कीमतें बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। ये कोविड के टाइम में जितना निवेश होना चाहिए आमतौर से होता है फॉसिल फ्यूल में, खासतौर से तेल में, उसका आधा भी नहीं हुआ है। तो अब ये उसका नतीजा है तेल की कीमत ऊपर जा रही है, उसका नतीजा है कोयले की कीमतें ऊपर जा रही हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, ये एक प्रोसेस है, जो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोसेस है। एक सवाल और बनता है मन में, बहुत सारे लोग हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि जब पैंडेमिक के दौरान में हम थे तो बहुत सारे डिमांड घट गई थी, फिर जब ओपन अप होने शुरू हुआ तो डिमांड आई।
इस बीच में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल का इंपोर्ट एकदम जीरो कर दिया, उनके कुछ पॉलिटिकल झगड़े तो बंद कर दिया उन्होंने। मंगोलिया से भी वो बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो कोविड के चक्कर में रिस्ट्रिक्शंस और बॉर्डर इश्यूज थे। मेरा सवाल ये, जो लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि कोयला तो उतना ही था, तो अचानक से ये शॉर्टेज कैसे हो गई और इतनी कीमतें क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बिजली कुछ एक्सेस पैदा की गई, हालांकि 14% बिजली ज़्यादा पैदा की चीन ने, और हमारे यहाँ भी ज़्यादा बढ़ के आई, जो कि कम था तो इसलिए जल्दी की। लेकिन ये अचानक से मिसमैच सिर्फ पिछले 6-8 महीने में कैसे हो गया? देखिए, भारत में ये खबर मैं पढ़ता हूँ होता है कोयले की कमी। कोई कमी नहीं है। भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े भंडार कोयले के हैं। भारत में कोयले की कतई कोई कमी नहीं है। कमी क्या है? दिक्कतें आई हैं जहां पे खनन होता है, जहां पे होता है वहां कुछ इश्यूज हैं। दूसरी तरफ जो है इवैक्यूएशन, उनको वहां से निकाल करके और रेल पे तक ले जाना, और उसके बाद बर्नर मतलब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स या एल्यूमिनियम सेक्टर, उसमें लेके जाना। आपस में समन्वय नहीं हुआ जितना समन्वय होना चाहिए, और मानसून इस समय लंबा चल गया, इसलिए भारत में ये हेडलाइन बनता जा रहा है। और चीन में भी हेडलाइन बना। चीन में काफी हद तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला इंपोर्ट कम करना है, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। तमाम शहरों में अंधेरा रह रहा है। अब कोयला वापस वो इंपोर्ट करना उन्होंने शुरू करा है। तो वो राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कुछ अंदर उनके यहाँ भी मिसमैनेजमेंट था। हमारे यहाँ जो सारी समस्या है वो ये है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक सही था, और कुल मिलाकर के आपस में सारी एजेंसीज को मिलकर समय रहते हुए जो काम करना था ये वो नहीं था। दूसरी तरफ मानसून जो है, जो आमतौर से 6 या 8 हफ्ते में चला जाता है, इस बार उसकी कृपा कुछ ज्यादा हो गई, वो लंबा चला है। ये भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि ये आज जो हेडलाइन बन रही है वो ये है, एनर्जी को जो असली मुद्दा स्ट्रक्चर, वो अभी तक भारत में मुद्दा नहीं बना है। लेकिन अच्छी बात है आप बहस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारत में, जैसे यूरोप में हो रहा है, चीन में हो रहा है, भारत में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आम आदमी की लाइफ, अगर हमने इस पर कदम सही नहीं उठाए, उससे अफेक्टेड होगी। ये तनेजा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हेतल जी, आपके पास आता हूं, चूंकि आपने तो एक रिपोर्ट भी बनाई है। ये इशू शायद उतना बड़ा नहीं है कि 4 दिन का कोयला बचा है कि 12 दिन का बचा है। ये हर साल ऐसा होता है, हम लोग खबरें भी चलाते हैं और फिर वो ठीक ठाक हो जाता, चलता रहता है। ये एक मोमेंटरी इशू हो सकता है। ज्यादा बड़ा इशू ये है कि जो पूरी एनर्जी बास्केट है उसकी कीमतें मैनीफोल्ड बढ़ी हैं, दुगनी तिगनी, यूरोप में तो 5 गुनी। ये अचानक से जो सारा बास्केट था ये कैसे बढ़ गया? और खास तौर पे हिंदुस्तान का जो कोल है वो इंपोर्ट लगभग लोगों ने जीरो कर दिया है। जो खास तौर पे इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनकी तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो आपने अपनी रिपोर्ट में ये कैसे एक्सप्लेन किया कि ये क्यों सिनेरियो बना है पूरा? सो इंटरनेशनली काफी डोमिनो इफेक्ट हुआ है, बिकॉज चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। एंड जब वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे थे सोर्सिंग से रिलेटेड, और इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से अपनी सप्लाईज बढ़वा रहे थे, तो लॉजिस्टिकली वो पूरी नई सिस्टम को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा। ओवर एंड अबव दैट, इंडोनेशिया में केसेस कोविड के हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए सेकेंड वेव के दौरान, एंड उनकी कोल माइनिंग इम्पैक्ट हो गई। Combination of these two things resulted in the situation deteriorating in China. Because China में situation deteriorate हुई and demand continuously high हो रही थी, आपने देखा कि coal prices, non-coking coal prices बहुत ज़्यादा बढ़ गए। And उन prices के बढ़ने के साथ internationally switches होने लगी to different categories for producing energy. उस स्विचेस एंड सप्लाई बिकॉज पूरी तरीके से रेडी नहीं थी उन डिमांड को मीट करने के लिए, डोमिनो इफेक्ट हो गया, जहां पे बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। सेकेंड थिंग कि बिकॉज हम लोग एक कोविड के सिनेरियो से उभर रहे हैं, सप्लाई को नॉर्मलाइज होने में भी काफी टाइम लग रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई नॉर्मलाइजेशन विच इज टेकिंग टाइम एंड डिमांड जो बहुत ज्यादा रिकवर हो गई, प्लस आपने अपने सप्लाई वेंडर्स ही पूरी तरीके से चेंज किए। सो उस एडजस्टमेंट के चक्कर में ये पूरा डोमिनो इफेक्ट हो गया। इंडिया की बात अगर करें तो मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस इकट्ठा हो गए, ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेटली पावर डिमांड बहुत अच्छे से बढ़ा। सो रिकवरी अंटिल अगस्त जो थी 16% ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है पावर डिमांड। एंड अगर मैं उसको प्री कोविड लेवल से भी कंपेयर करूं, मतलब फिस्कल 20 से भी कंपेयर करूं, तो 3% ग्रोथ आपको पावर डिमांड में दिख रहा है, विच इज लाइक अ वेरी गुड और हेल्दी रिकवरी इन ग्रोथ। इसी के साथ साथ ये जो पीरियड होता है उसमें हाइड्रो
काफी सपोर्ट करता है फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाइल ओवरऑल हमारा रेनफॉल नॉर्मल था, स्पोरेडिक था एंड डिस्पर्शन ऑफ रेन वाज नॉट गुड. इसकी वजह से ड्राई पैचेस काफी ज्यादा थे. रिजर्वायर लेवल्स जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है वो हिट थे. एंड ओवरऑल हाइड्रो, गैस एंड न्यूक्लियर कंबाइन करके लगभग 16 to 17% हेल्प करते हैं इन टोटल पावर डिमांड प्रोडक्शन इन द कंट्री. उसमें आपका हाइड्रो स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस अनफोर्सीन ट्रेंड ऑन द रेनफॉल साइड ऑफ इट. उसी के साथ लग लग के बिकॉज नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे थे, नेचुरल गैस लिंक्ड पावर सप्लाई जो है वो 3 से 4% है इंडिया में, वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ. तो वहां पे भी हमें नेगेटिव डिक्लाइन दिख रही है ऑफ पावर जनरेटेड थ्रू नेचुरल गैस. एंड प्लस साउथ बेस्ड जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे जो भी लगभग 2.5 से 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन पावर, वहां पे मेंटेनेंस शटडाउन्स हो गए. तो पूरा प्रेशर जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पे आ गया. लोगों ने एज यू राइटली सेड इंपोर्ट करना कम कर दिया था बिकॉज इंपोर्टेड प्राइसेस बहुत हाई चल रहे थे. अब इंपोर्टेड कोल जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, उसको अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे डोमेस्टिक में थोड़ा ज्यादा कोल चाहिए. सो डोमेस्टिक कोल की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ गई. अगर आप नंबर्स देखिए तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है उनका प्रोडक्शन ग्रू बाय अराउंड 23%. तो जो बता रहे थे कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दैट्स एक्चुअली राइट. अगर हम प्रोडक्शन देखिए जो कोल इंडिया के है तो रफली 1.6 मिलियन टन्स पर डे का प्रोडक्शन हमने किया है. अगर हम एवरेज पिछले कुछ सालों का देखें तो मंथली प्रोडक्शन 1.4 हुआ करता था. तो मतलब ये साल हमने सेम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्शन किया है, बट फिर भी हम वो डिमांड को मीट नहीं कर पाए बिकॉज डिमांड रिकवरी ज्यादा थी, हमारे स्टॉक्स जस्ट अबाउट नॉर्मल थे. कई फ्रंट पे ये सवाल खड़े होते हैं. प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे है, गैस को लेकर के कई तरीके से लोगों ने बताया कि ब्राजील में 90 साल में इस तरह सूखा नहीं पड़ा, इसलिए वहां गैस का इंपोर्ट बहुत बढ़ा दिया. रशिया सप्लाई रोक रहा है गैस की क्योंकि उसको अपनी जरूरत है, विंटर आ रहे हैं. पूरे यूरोपियन देशों में सब एनर्जी कंजर्वेशन पे लगे हुए हैं कि गैस ज़्यादा चाहिए, उनको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं. इंडिया की जो स्पॉट एनर्जी प्राइसेस है वो $30-32 तक पहुंच गई हैं. अगर लॉन्ग टर्म देखें तो 14-15 अभी भी चल रही हैं. ऐसी परिस्थिति में प्रमोद जी जहां पे हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी कोल पे है, कोल इंडिया के चेयरमैन से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि ई ऑक्शन में 40-50% प्रीमियम चल रहा है. पीएफएसए जो कर रहे हैं उसमें 12-14% की हाइक हो गई है. तो क्या बिजली संकट आ सकता है क्या प्रमोद जी? ऐसा है, बिजली संकट जो है अभी तो आया हुआ है ही, क्योंकि हर साल ही थोड़ा बहुत आता ही है, पर इस बार ज्यादा हुआ है. क्योंकि एक तो जो मानसून जो है अगस्त में आप देखिए काफी बारिश कम हुई और उसके बाद में सितंबर में काफी ज्यादा बारिश हुई. तो अगस्त में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई. जैसे वो कोविड के बाद में जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल चल रहा था उसके साथ ही में एग्रीकल्चर में, कृषि में भी बिजली की मांग बहुत बढ़ती गई. तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ 383 गीगावाट की कैपेसिटी जो है उसमें से 202 जो है कोल से है. तो मेन जो है वो कोयले से बिजली आनी चाहिए. और प्रॉब्लम ये हुई कि शुरू में जब वो अप्रैल तक वो कोविड का जो चल रहा ये हो रहा था, एपिडेमिक चल रहा था, तो उसकी वजह से कोल माइन से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी कम हुआ था और ये बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई. और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कई ऐसे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे कोयले की कमी है और वो बहुत बड़ा संकट बन गया है. और इसकी वजह से अभी जो डिमांड सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम आया हुआ है. दूसरा ये भी होता है कि हमेशा जैसे हमारे यहाँ पे जो बिजली की कंपनियां जो बिजली सप्लाई करती है, डिस्कॉम जो इनको हमको बोलते हैं, वो इनको कोयला जो बिजली बनाती है उनके पूरा पेमेंट करती नहीं है. तो ये जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी कोल इंडिया एक तरीके से वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है क्योंकि उनको पूरा पेमेंट दिया नहीं जाता. तो ये सब चीज़ें जो है आप यदि कंबाइन करेंगे तो उसकी वजह से ये संकट इस बार ज़्यादा आ गया है.
कि कोयला जो है जितना एडिक्वेट क्वांटिटी में आना चाहिए आ नहीं रहा है, सडनली डिमांड बढ़ गई है। वैसे तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये हर साल ऐसे होता है तो आप अपने पास में मानसून का ख्याल रखते हुए बिजली के दाम बढ़ेंगे, ये स्टॉक रख नहीं पाए और उसकी वजह से अब कोयले की डिमांड बढ़ गई है और कोयला डिमांड अभी शॉर्टेज में चल रहा है, तो इसलिए संकट जो है हमारे यहाँ नहीं। प्रमोद जी संकट तो आ गया है, कंपनियां भी कह रही हैं, कोल इंडिया भी कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी बहुत बढ़ गई है, तो एंड रिजल्ट क्या है कि बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, वरना कंपनियों, एक रिपोर्ट ये भी आ रही, कंपनियां प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, उनको क्या फायदा है महंगी बिजली बना के जब बिकी नहीं रही, तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कीमतें बढ़ा नहीं रही है, पर अभी तो कोयला का जो शॉर्टेज चल रहा है उसकी वजह से आप यदि मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मार्केट में ज्यादा कोयला अवेलेबल भी नहीं है और इसीलिए जो इम्पोर्टेड कोल पे प्लांट चलते वो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कैप्टिव कोल माइंस है वो अपना 50% बेच सकते हैं और आज डिक्लेयर करने के बाद में इमीडिएटली तो वो बढ़ नहीं सकता, उसके लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए जो संकट है वो जो मेन तो मैं कहूँगा इंडिया में तो कोयले की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा देखा जाए तो जैसे अब जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी अब जैसे मानसून सीजन खत्म होता है आप देखेंगे कि वो उसका विंड प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है जी। इतना ही है कि पर वो एनीवे आखिर हमें तो कोयले के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं। प्रमोद जी मैं फिर दोबारा से आपसे एकदम सीधा सवाल, बिजली के दाम बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोयला, बहुत सारे जो और चीजें हैं वो भी महंगी हुई हैं ना, तो अब कंपनियां के लिए इतना फायदेमंद नहीं, तो बिजली के दाम बढ़ेंगे क्या, ऐसी संभावना दिख रही है आपको आम आदमी के लिए? आखिर बिजली का जो है वो कॉस्ट प्लस पे चलता है। हाँ। तो सभी फैक्टर्स लिए तो दाम बढ़ने का संकट तो जरूर है जी। दाम बढ़ने की संभावना, आशंका, जो भी अच्छा शब्द लगे वो ले सकते हैं। सुभाष जी आपने एक्सपर्ट व्यू सुने, हमने आपको इसीलिए पहले कहा पहले एनर्जी एक्सपर्ट से बात कर ली जाए। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू मुझे ये बताइए कि देखिए इस समय सामने डेटा खुला हुआ है कि जो फ्यूल कंजम्पशन है पेट्रोल डीजल वाला वो भी अब प्री पैंडेमिक लेवल के पास चला, 8% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ चल रही है और दोनों ही अब प्री पैंडेमिक लेवल को पहुंच चुके हैं। कोयला प्री पैंडेमिक लेवल से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पहुंच चुका है। तो क्या इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी है? एक दूसरा, कैसे इसको टैकल किया जाएगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू अब ज़्यादा बनेगा, महंगाई का इशू बनेगा। इकॉनमी बहुत तेज़ी से दौड़ रही हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन इकॉनमी डेफिनेटली प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गई है। और अगर आप एनर्जी कंजम्पशन का भी देखें तो जो सितंबर 2019 वही प्री कोविड के कंपैरेबल बनेगा आज इस महीने के लिए, हम उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा हैं, 3-4%, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाय द वे सितंबर 2019 में भी पावर का प्रोडक्शन घट रहा था, जुलाई के बाद से उस साल भी प्रोडक्शन घटने लगा था। तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हो और डिमांड बढ़ी हो ऐसी स्थिति नहीं है। इफ़ेक्टिवली मेरी समझ में ये सप्लाई साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर इंटरनेशनली आप देखें तो ऑयल में ऑयल का जो ओपेक वगैरह हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से ये एग्रीमेंट करके कि भाई हम सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, और वो आज भी उतना ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना वो प्री पैंडेमिक लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे थे। सो एज ए रिज़ल्ट दे आर एबल टू कीप द प्राइसेस वेरी हाई। सो ऑयल की प्राइसेस $80 के आसपास हैं, वो भी उतनी नहीं है जो पहले कभी 110, कभी 130, 140 पे हो गई थी। 80 के लेवल पे प्राइसेस हमारी अक्टूबर 2018 में भी आ गई थी। तो इतना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, लेकिन हाई साइड में इंटरनेशनल प्राइस उन्होंने सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करा के बना दी है। दुनिया में काफ़ी कुछ गैस की तरफ जा रहे हैं लोग, तो गैस की डिमांड बहुत बढ़ गई है और गैस की प्राइसेस भी ऑयल की प्राइसेस की सिंपैथी में बढ़ती और घटती हैं और खुद गैस की डिमांड के कारण से भी बढ़ जाती हैं।
हमारे यहाँ कोयले की जो शॉर्टेज है, हमारा 75% कोयला जो यूज़ होता है वो कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी से आता है, और तकरीबन 25% हम इंपोर्ट करते हैं। जैसा अभी कहा गया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर डिफरेंट रीजंस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। इंडोनेशियन कोयला 4 गुना दाम पे बिक रहा है, तो हम लोग, हमारे पावर प्लांट्स भी उसको कम इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो सारी जो डिमांड के लिए ज़रूरत है वो कोल इंडिया पे आ पड़ी है। कोल इंडिया का अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल में सप्लाई बढ़ाने में कोई वृद्धि नहीं है। हम लोगों ने कुछ एनटीपीसी को और इनको जो लाइसेंसेस दिए और कि भाई आप अपना कोयला कर लीजिए, वो भी बहुत थोड़ी गति से बढ़ाए। पिछले साल जो कुछ कोल ऑक्शंस हुए उनमें से किसी उनको लगेगा कई समय। सो ये टेम्पररी शॉर्टेज जो कोल सप्लाई की आई है, आई थिंक उसके पीछे मेन रीज़न है। प्राइसिंग का जहाँ तक सवाल है, तो प्राइसिंग में अभी भी आप देखिए फैक्चुअली स्थिति ये है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा टैक्सेस का है। टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस तो बढ़ते भी हैं, वैल्यू एडेड जैसे भी आपकी ऑयल की प्राइसेस आती हैं। तो आज भी पेट्रोल में दिल्ली में जो ऑयल का एलिमेंट है वो और सारी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जो 105-107 रुपये पे आज बिक रहा है। तो हम अगर इसको कैसे डील करें एडमिनिस्ट्रेटिवली, नंबर 1 सप्लाई साइड की चीज़ें यहाँ हमारे पास चॉइसेस बड़ी डिफ़िकल्ट हैं। हम इंपोर्ट करके बहुत हाई कॉस्ट ऑयल, कोल और ऑयल नहीं लेना चाहते। डोमेस्टिक सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल्स में जो चल रहा है वो बढ़ना चाहिए। उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आई है, थोड़ी सी गिरावट आई है पिछले कुछ समय में। एक तो सोलर पैनल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी में दिक्कत हुई, हम लोगों ने कुछ एक्साइज और ड्यूटीज़ में भी एडजस्टमेंट करके उसको थोड़ा सा किया। तो आई थिंक 2 कदम करने उचित होंगे। एक तो ये सोलर इंस्टॉलेशंस का और विंड इंस्टॉलेशंस को हमें बहुत तेज़ी से गति देनी चाहिए। इंपोर्ट्स वगैरह के बारे में हमें ओपन और लिबरल पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये सारी जो डंपिंग ड्यूटी वगैरह हमने लगाई वो सब ख़त्म करके एक तो उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, कोल इंडिया और जो ये कैप्टिव माइंस हैं इन पे थोड़ा और लिबरल करके, अगर थोड़ा सा, ये ज़्यादा समय की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिमांड और कंजम्पशन देखें तो जो कहा गया कि अगस्त में बहुत ज़्यादा थी वो सही है, और सितंबर के बाद अक्टूबर में तो एक्चुअली वापस से कंजम्पशन गिरने लगा है। इट्स नॉट वेरी हाई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो जो अगस्त की पीक के बाद से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगा है। अनफॉर्चुनेटली डिस्कॉम्स वगैरह की और जनरेशन कंपनीज़ की जो हालत है, उन लोगों ने कोयला ख़रीदना ही बंद कर दिया था, कोयले का पेमेंट करना बंद कर दिया था। तो एज ए रिज़ल्ट कोल इंडिया ने भी उनको सप्लाई करनी कुछ कम कर दी थी। तो आई थिंक इस किस्म के कदम उठा के कि उनका पेमेंट्स वगैरह रेगुलर हो और वो थोड़ी सप्लाई बढ़ाएं, तो हम कुछ समय की जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है अगले 1-1.5 महीने की, उसको हम दूर कर सकते हैं। सुभाष जी, IEA की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी तरीके से भारत अगर इसको डील करने की कोशिश करेगा तो मार्च से पहले नहीं कर पाएगा सिचुएशन नॉर्मलाइज, क्योंकि काफी ज्यादा सिचुएशन एलिवेट हो गई। तनेजा जी, कोल इंडिया का मैंने ऐसा सुना था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कोल माइन चलाती है, सबसे ज्यादा इनके पास कोल माइंस हैं, सबसे ज्यादा कोयला है, लेकिन निकाल नहीं पाते। तो कैसे चलती है? मिनिस्ट्री से चलती है, इंडस्ट्री चलती है, मतलब कैसे कोल इंडिया काम करता है कि सबसे ज्यादा कोयला इनके पास है और हमारे यहाँ शॉर्टेज है? देखिए, पहले तो मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से असहमत हूं कि ये मार्च तक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब मानसून धीरे धीरे थम गया है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 हफ्ते के अंदर जो है जो क्राइसिस कोल की जो है पूरी तरह तो नहीं रिजॉल्व होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खतरा बना हुआ है कि बहुत ज्यादा पावर शट डाउन करने, शायद वो उसकी जरूरत ना पड़े। हमारे पास ये 6 हफ्ते की विंडो है जिसमें काफी काम किया जा सकता है, इससे पहले कि उत्तर भारत में जाड़ा जो है वो सर्दी शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है 24/7, उसमें मुझे लगता है कि इसमें 6 हफ्ते में काफी परिवर्तन आ जाएगा। जहां तक आपने इसकी बात करी, देखिए कोल सेक्टर, अगर आप कोल मिनिस्ट्री है वो तो सबको पता है, और दूसरी तरफ जो है वो कोल इंडिया है जो बहुत बड़ी है। कोल सेक्टर ही हमारा बहुत बड़ा है देश का, और अगर आप इतिहास उठा करके देखें और लेगेसीज उठा करके देखें तो कोल सेक्टर काफी हद तक वो इंडिपेंडेंटली चलता है। जायसवाल जी जब मंत्री थे तो मैं एक टीवी डिबेट में उनके साथ था, मैंने कहा कि आपका नियंत्रण
कोल सेक्टर पे तो मात्र 40% है, बाकी तो कोल सेक्टर तो वो तो अपने आप चलता है, भगवान भरोसे है। तो उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा 40 नहीं 30%, मेरे कंट्रोल में 30% है, मैं कोल मिनिस्टर हूँ, बाकी क्या है मैं संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो संभाल नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि कोल सेक्टर में जितने रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिस तरह की और जो एक नई ऊर्जा, नई पूंजी आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई मैनेजमेंट जो सारे सिस्टम्स है वो आने चाहिए, कुल मिलाकर के उसको बहुत आकर्षित बनाया जाना चाहिए और आधुनिक करना चाहिए, इस लिहाज से भी कि प्रदूषण कम हो और दूसरी तरफ इस लिहाज से भी कि जितना पोटेंशियल हमारा है, थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे सबसे बड़े रिजर्व है पृथ्वी पे वो भारत के, उसका हम और प्रयोग कर सके, बल्कि आवश्यकता हमारे पास इतना पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो सब करने के लिए आवश्यकता यह है कि कोल सेक्टर को का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। आज भी जो कोल सेक्टर है वो पहले भी यही था काफी साल से, वो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, प्रयास होते होंगे और जमीन पर ग्राउंड लेवल की जो रियलिटीज है, जो कोल सेक्टर को जानते हैं उसको बेहतर समझते हैं, वहां भी चेंज करना पड़ेगा। कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स चाहिए और उसमें जो है हमें पूंजी और लानी पड़ेगी, देशी विदेशी जहां से मिलती है आने दीजिए, टेक्नोलॉजी बाहर ही उपलब्ध है, आने दीजिए, उसको लेकर के आइए, कोल सेक्टर पूरे को रिफॉर्म करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मालिक कौन है, कोयला भारत की जमीन के अंदर है और उसके ज्यादातर उपभोक्ता वो भी भारत के अंदर ही है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, जहां से आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, जहां से पूंजी मिलती है, जहां से मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मिलती है, उसको लेकर के आए और उसका आधुनिकीकरण करें और उसके बाद उसको जी सुनिए तो एक मिनट, आप ये जो आप बात कह रहे हैं, मेरा तो इस पे आपने बहुत लंबी बात कही कि पंचवर्षीय योजना है, मेरा सवाल है कि अब ये करेगा कौन? सरकार ही करेगी ना, तो क्यों नहीं कर रही है? उनको किससे पूछना है? मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब वो 30 सेकंड में दीजिएगा जवाब, ज्यादा लंबा नहीं। नहीं, ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? सही है नहीं, इसीलिए क्योंकि जिसको बोलना चाहिए कि नीचे से पुशबैक होता है, उसको ही पॉलिटिकली और कुल मिलाकर के करना। जैसे ये क्राइसिस हो रहा है, ये एक संदेश दे रही है, ये क्राइसिस संदेश हर राजनीतिक दल को दिया जा रहा है, रिफॉर्म्स करिए और रिफॉर्म्स के लिए राजी होइए। तनेजा जी, क्या हम इंतजार करते हैं कि जब कोई बड़ी क्राइसिस आएगी हम तब रिफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे? ये तो बेहद अप्रोच अच्छा नहीं। हमने सुनिए ना, आपने 1991 भूल गए सर? नहीं, 91 छोड़िए ना, उसके आगे एक सवाल तो सुन लीजिए ना आप। अभी ग्लासगो में मीटिंग होने वाली है 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के बीच में, और दुनिया के तीसरे बड़े कार्बन एमिटर हैं हम। प्रॉमिस करना पड़ेगा वहां पे। अमेरिका ने कर लिया है, चाइना ने कर लिया है, तो हम क्राइसिस का इंतजार कर रहे हैं क्या? बताइए। 30 सेकंड में जवाब दे दो। देखिए, हाँ। जो ग्लासगो में एजेंडा होगा वो क्लाइमेट क्राइसिस का है, वो क्लाइमेट क्राइसिस सच है, वो हमको करना है, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भारत किस गति से करेगा, किस हिसाब से करेगा, वो उसको लेकर के हमको वहां अंगद का पैर गाड़ना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से करेंगे और अपने पेस पे करेंगे और इस तरह से करेंगे जो हमारा कमिटमेंट है। जो ज्यादातर प्रदूषण ऊपर एटमॉस्फेयर में है वो पश्चिम के देशों ने किया है। उन्होंने कहा था $100 बिलियन का हम जो है मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्री की, आया नहीं वो पैसा। तो इसलिए बहुत सारे वहां तो बहुत सारे प्रश्न है, वहां हमको अंगद का पैर भी गाड़ना पड़ेगा। सर देखिए, अंगद का पैर गाड़िए, हम आपके साथ हैं इसमें, लेकिन उसका खामियाजा हम ये भुगत रहे हैं आज कि हमको लगता है कि हमको करना पड़ेगा, हम करेंगे। 140 ट्रिलियन डॉलर पैसा चाहिए भारत को अपने आप को एनर्जी शिफ्ट करने के लिए, जो कि खर्चा करना पड़ेगा। अब आज स्थिति ये बनी है कि पूरी दुनिया के लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सेट किए। बाइडन जी आए, उन्होंने अपने को शिफ्ट किया। चीन ने एकदम से क्रैकडाउन शुरू कर दिया, खामियाजा हम भुगत रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तेल महंगा, पेट्रोल महंगा है, कोयला महंगा है, गैस महंगी है। एक लाइन में उसके बाद नहीं, एक लाइन। ये यूरोप में जो प्राकृतिक ऊर्जा, नेचुरल गैस का बहुत विरोध हो रहा है ना जमीन पे, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट से लेकर राजनीति तमाम उसका विरोध कर रहे हैं। और आज स्थिति क्या है, उसी की वजह से पश्चिम यूरोप में क्राइसिस है। मैसेज जा रहा है कि ओवरनाइट शिफ्ट नहीं हो सकता, और इसी बात को लेकर के हमको ग्लासगो में भी यूज करना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन हम कर रहे हैं और आपसे बेहतर कर रहे हैं। रिन्यूएबल में हम जो काम कर रहे हैं आप नहीं कर, हम आपसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जितना निवेश चाहिए उसमें भी आपको जुड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में भी साथ में जुड़ना पड़ेगा, और हम अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा। गर्ग साहब, ये हो पाएगा क्या? हम तो फंस गए हैं। देखिए, मैं आम आदमी की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये तो पूरे महंगाई बढ़ा देगा, हमको तो असर पड़ेगा। आप पॉलिसी बनाते नहीं 5-5, 10-10 साल की, मैं क्या करूं इसका? दाम तो सभी चीज़ों के सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बढ़ रहे हैं,
तो उसमें चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, फ्यूल्स हो, सबके, तो उसका कारण दूसरा है जिसमें डिमांड सप्लाई, ये जो कोविड के कारण से, सप्लाई डिसरप्शन के कारण से जो एडवांटेज लोगों ने लिया, आदि कंपनीज ने लिया, उसके कारण से वो दाम बढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक दीज आर वेरी मच परमानेंट, बट जो आपका सवाल एनर्जी पे फोकस्ड है, आई थिंक अगर हम ये मान के चलें कि हम कोयले पे अपनी एनर्जी को काफ़ी समय तक चला पाएंगे, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। दी एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो रिन्यूएबल्स पे, रिन्यूएबल्स सस्ते हो गए, compete कर रहे हैं। कोल एक्चुअली इसलिए अब खत्म हो रहा है कि कोल रिन्यूएबल्स के साथ compete नहीं कर पाएगा। करेक्ट। सो हमें अब आप अगर बहुत डिफेंड करके कोल करना भी चाहें तो इकोनॉमिक रीजंस के कारण से आप कोल नहीं चला पाएंगे ज़्यादा। सो इस पे जो इन्वेस्टमेंट हमें सोलर पे और इन पे हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा और ज़्यादा एग्रेसिवली होके करना है। फॉर्चुनेटली ये सारे प्लांट जो मॉड्यूलर हैं, बहुत कम समय लगता है उनको लगाने में, और उसको हमें जितनी गति देनी चाहिए उतनी गति हम नहीं दे रहे हैं। सो हमारा सोल्यूशन वहाँ पे, दूसरा हमारा सोल्यूशन गैस पे है। गैस टेम्परली थोड़ी सी अभी सप्लाई मिसमैच के कारण से दाम बढ़ रहे हैं, बट गैस अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है, और हम अगर प्राइसिंग सिचुएशन में गैस को थोड़ा और बेहतर मैनेज करें तो हम थोड़ी पावर की दाम बढ़ भी जाए तो भी अगर गैस से पावर उत्पादन करने लगें, कि अभी हम गैस पावर सेक्टर को नहीं देते हैं, इवन जिस रेट पे अभी आप शुरू में कह रहे थे 60% बढ़ा दिए, लेकिन हम वो $3.3-3.5 पर MMBTU उस रेट पे हम वो गैस पावर सेक्टर को नहीं देते हैं, हम वो यूरिया को और दूसरे सेक्टर्स को देते हैं। तो पावर सेक्टर का सोल्यूशन मेरी नज़र में तो अल्टीमेटली रिन्यूएबल्स पे और गैस में है, कोल में नहीं। जी देखिए, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तमाम बढ़ी हैं, बहुत जगहों पे बढ़ी हैं, और आपकी बात सुभाष जी बिल्कुल सही है कि कोल compete नहीं कर सकता। रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है उसमें, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड इतना ज़्यादा है कि ये तर्क चलेगा नहीं सर। ये तर्क हम भले दें कि हमने वो ग्रीन होल शेयर नहीं किया था, हमने इतना पोल्यूशन नहीं किया, अमेरिका में ज़्यादा AC चलते हैं, वहाँ ज़्यादा गंदगी हुई है, ये तर्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन आ गया है इसमें, ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। जी एक बार सर हेतल जी के पास। हेतल जी ये बताइए कि जो पूरा एनर्जी शिफ्ट है, जिसकी भी तनेजा जी बात करें और गर्ग साहब भी बात करें, क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है? क्या हमको एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे हमारी पॉलिसी क्या है? एनर्जी शिफ्ट के कई हिस्से हैं। एक है जहाँ पे पावर में ट्रांजिशन लाया जा रहा है, एंड वहाँ पे सोलार में हमने काफ़ी एडिशंस किए हैं, न्यूअर बिजनेस मॉडल्स लाए जा रहे हैं, जहाँ पे स्टोर करके ट्रांसमिशन कैपेसिटीज में इन्वेस्ट करके वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर को कैसे ज़्यादा लंबे घंटों तक यूज़ किया जा सके, उसकी तैयारी की जा रही है। सो ओवरऑल लेवल पे वहाँ पे रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन कोल बेस्ड पावर इज व्हाट इज फोकस फॉर इंडिया। दूसरा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जा रहे हैं, जिसके लिए भी आपको पावर की जरूरत होगी। वहाँ पे गवर्नमेंट पहले CNG को पुश कर रही है, और CNG जैसे पिकअप होगा उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम बनाई जा रही है, जिसके बाद EVs का पिकअप ज्यादा तेज हो जाएगा। सो ये सब 10-year प्लान्स है। विद इन अ डेकेड विच इज 2020 to 2030 हम काफी बदलाव देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर पावर मिक्स टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, as well as adoption of electric and CNG vehicles. In fact, क्रिसिल ने एक एनालिसिस किया था जिसके हिसाब से 2030 तक पेट्रोल डिमांड जो है वो फ्लैटन आउट हो जाएगा इंडिया में, उतना ज्यादा ट्रांजिशन हो जाएगा टुवर्ड्स अदर फ्यूल कैटेगरीज। सो इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। इमीडिएट बेसिस पे बदलाव नहीं देखा जाएगा, शॉक नहीं देखा जाएगा। It will be over a period of time transition, and because it is a slow and gradual transition, readiness या हमारे पास जो वक्त है अपने आप को तैयार करने का, that will be much better. जी
ग्लोबली 85% एनर्जी जो है अभी भी फॉसिल फ्यूल के ज़रिए है। हिंदुस्तान में भी कमोबेश वैसा ही है। तो जो बात हेतल जी कह रही हैं उसको आप 80+ को पलटना चाहेंगे कि वो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, तो उसी ने मैंने फिगर दिया था तनेजा जी, $1.4 ट्रिलियन इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा अगले 20-30 सालों में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे तो तनेजा जी को जवाब देना चाह रहे थे कि कैसे इससे निपटा जाएगा ग्लासगो वाली से, उस पर बातचीत कर लेंगे। Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. This is CNBC Awaaz Newsroom, powered by Evix Cash. दिखने में बड़े आम होते हैं, पर अनोखे इनके काम होते हैं। शटर 6x6 के हो चाहे, पूरे शहर की ये शान होते हैं। हाथों में इनके खुशियों के पैगाम होते हैं। मिलिए हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर, दुकानदार और डिलीवरी पार्टनर्स से, जिन्हें हम ग्रेट इंडियन हीरोज बुलाते हैं। यही है जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को ग्रेट बनाते हैं। मर्सराइज्ड कॉटन से बना कोठारी वेस्ट, कूल एंड कंफर्टेबल। पसीना गॉन, हसीना ऑन। कोठारी वेस्ट, ब्रीफ्स एंड सॉक्स। CNBC Awaaz Ebix Studio, powered by Ebix Cash. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix Cash. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हम बातचीत कर रहे हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन हिंदुस्तान के साथ पूरे ग्लोबल में बन रही है उससे कैसे निपटेंगे। खास तौर पे इसकी वजह से जो होने वाली महंगाई है, जो इस बड़ी ज्ञानवर्धक चर्चा में दब जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एनर्जी की वजह से आगे इन्फ्लेशनरी होंगी और ये ग्लोबली अब चिंता बन रही है। कई देशों में इस पे काम शुरू हो गया। अमेरिका में मॉर्गेज रेट्स बढ़ने शुरू हो गए, बावजूद इसके कि अभी फेड ने कोई फैसला नहीं लिया। तनेजा जी, आप कोई रिप्लाई करना चाह रहे थे उस संदर्भ में? मैं 2 पॉइंट नीरज जी कहना चाहिए था। एक तो ये कि ये बात सच है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और कई अन्य देशों पे भी है, लेकिन इसी अमेरिका ने पहले पेरिस डील साइन करी ओबामा साहब के टाइम में, और ट्रम्प साहब आए वो तो निकल गए। उनका हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है, बिल्कुल बाहर हो गए। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, पिछले 6 महीने 7 महीने से ये रिन्यूएबल का इनका जोर ज्यादा है। अपना नेशनल इंटरेस्ट हर कोई देख रहा है, पूंजी बेचेगा, टेक्नोलॉजी बेचेंगे, अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की उनको देखती हैं, खासतौर से भारत जैसे बड़े बाजार में। हमको उस पर पुशबैक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी में डर्रे पे चलते रहेंगे, पोल्यूशन कर, नहीं, वो नहीं है। लेकिन साथ में ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोल सेक्टर आप जो है, या कोल फायर्ड पावर प्लांट जिससे आपकी इतने 70% बिजली आ रही है, आप 10 साल में इनको शट डाउन कर दें और रिन्यूएबल इसकी जगह आ जाए। कैसे आ जाएगा? रियलिस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी, 140 करोड़ जो आबादी हो जाएगी। हाँ, अगर आप जीडीपी 2% या 1% में रखना चाहते हैं तो शायद कर दें, नहीं तनेजा जी, जीडीपी बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट बहुत देखिए, ये कि ऑयल की डिमांड जो है वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगी आने वाले 10 साल के अंदर, नहीं होगा ऐसा, बढ़ेगी डिमांड ऑयल की, पेट्रोल डीजल सबकी बढ़ेगी, ईवीज आ जाएंगी, लेकिन खाली ईवीज बड़े शहरों में दिखना शुरू हो जाएंगी, सच बात है, लेकिन साथ में क्या बड़े ट्रक जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जितनी सड़कें हम पूरे देश में नया जाल फैलाते जा रहे हैं, उन पे जो दौड़ने वाले बड़े वाहन होंगे वो अभी डीजल पे ही चलेंगे, अभी 15 साल 20 साल अभी वो डीजल पे चलने वाले हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। आज 5 मिलियन बैरल्स अगर हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, आने वाले समय में 6 मिलियन होगा, 7 मिलियन होगा, 8 मिलियन भी हो सकता है। तनेजा जी, मैं आपके दोनों सवालों से डिसएग्री करता हूं सर। मैं दोनों सवाल बताता हूं मैं क्यों डिसएग्री करता हूं। देखिए, ESG कंप्लायंस इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में। आप बने रहिए, कोयलेस बनाते रहिए, हम आपके निवेश ही नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं, एनर्जी कंप्लायंस है। इवन बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करेंगे। तो एक तो ये है कि आपने, सर सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरा। आप एलूफ में रह के ये तय नहीं कर सकते कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा, आप आइए, कोई नहीं आएगा। एक दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ती रहेगी, क्रूड की डिमांड बढ़ती रहेगी, इससे मैं इसलिए थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हो सकता हूँ कि भविष्य में जाकर गलत पढ़ूं, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जो ईवी की ग्रोथ है 250% की है सर, और जो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है वो 750 किलोमीटर रेंज की गाड़ियां आ रही हैं। मैं आपको जवाब तो क्यों मैं मान के चलूं कि ये डिमांड इतनी बढ़ती रहेगी? नहीं, देखिए बात सुनिए, हाँ। मैं जो कह रहा हूं कि ये भी होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से अगर 8% 10% बढ़ती है, तो ये भी हमको इसकी भी जरूरत है, जो चल रहा है हाँ। उसको हम मोर मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी लाके यूज करें। पेट्रोल डीजल के अंदर हम ऑलरेडी जो है इस समय यूरो 6 यूज कर रहे हैं। आप इसी हिसाब से मेरा कहना है, कोल फायर्ड पावर प्लांट रहेंगे, एमिशन उनका जो है आप उनको नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नीचे ले आएंगे, वो उनके एमिशन लेवल को नीचे आएंगे, एमिशन आप कार्बन कैप्चरिंग आप करेंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, ये नहीं कि आप उसको शट डाउन कर देंगे। जो जितने भी होगी, चाहे हम ग्रीन जो है डीजल ग्रीन यूज करेंगे, पेट्रोल डीजल यूज होगा, कोयला भी ग्रीन कोल होगा, मतलब इस हिसाब से यूज होगा कि कंटेमिनेशन हवा पानी जमीन का वो काफी हद तक आप उसको लगभग जो है बिल्कुल नीचे लेकर के आ जाएंगे। सर मुझे तो लगता है अगले 3-4 साल में ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगी। नहीं देखिए, और ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन करने के लिए सोलर पावर लगेगी। मैं चुनौती आपको इस बात की दे रहा हूं ग्रीन, देखिए हाइड्रोजन, तमाम सारी बातें जो है देखिए, अब ये एक पार्ट होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन हमको मैं साथ में मैं जो कोशिश कर रहा हूं नीरज जी, आपको यथार्थ भी दिखा रहा हूं साथ में। हाइड्रोजन अभी कॉमर्शियली एक वायबल फ्यूल बनने में उसमें समय लगेगा, 7 से 10 साल लगेंगे। 7 से 10 साल। आप ईवी की बात कर रहे हैं, इसका जवाब मुझे दीजिए। ईवी के लिए बिजली कहां से लाएंगे? उस बिजली का निर्माण आप कैसे करेंगे? इसके जवाब दीजिए। सोलर से सर। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात करी। आप मुझे बताइए, 90% सोलर इक्विपमेंट एंड टूल्स, सेल्स, सब कुछ आप आज इंपोर्ट कर रहे हैं। सोलर रेडिएशन भारत में जो सोलर का है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो क्वालिटी ऑफ रेडिएशन वो नहीं है जो सऊदी अरब में है या जो अल्जीरिया में है, जहां पे बड़े प्लांट लग रहे हैं। ये हम सब चीजों को ध्यान में रखना। हमें सोलर भी और चाहिए। हमारे यहाँ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये धीरे धीरे एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा बढ़ेगा। हमें जो आप कह रहे हैं वो भी चाहिए, जो चल रहा है इसमें नई टेक्नोलॉजी लाके प्रदूषण कम करते हुए, कंटेमिनेशन, ये भी हमको चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये नहीं कि ये नहीं चाहिए, ये हमको दोनों चाहिए। मेरा ये कहने का प्रयास नहीं, मैं दोनों चाहिए, और जब तक वो पूरा कन्वर्ट नहीं होगा तब तक तो दोनों चलेंगे, इसमें मेरा भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी, इसमें मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे रखा था। लेकिन ऊपर जाएगी सर, बीच में ऊपर जाएगी। समय थोड़ा कम, जल्दी एक जवाब और ले लेते हैं। प्रमोद जी, एनर्जी के तौर पे जो हम लोग इस समय परेशान है, खास तौर पे देखिए बिजली की समस्या, ये समस्या कैसे निपटा जाए, तो हल की तरफ पहुंचे, सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, सॉल्यूशन जो है, कोयला जो है उसका यूज होता भी रहेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो होगा। सबसे बड़ी बात जो है, हमने सोलर का जो टारगेट लिया है 450 गीगावाट 2030 तक हम करेंगे और 175 गीगावाट 2022। तो वो जो टारगेट है वो हम आसानी से ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। एक तो आपको इसके लिए एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म चाहिए, दूसरा आपको ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऐड करना है, और इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके लिए भी जो उसका जो फोरकास्टिंग होता है वो सही होना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे विंड जो है तो विंड के लिए बहुत जरूरी है कि उसका होना जरूरी है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए यह हमें देखना होगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका जो इकोनॉमिक्स और मार्केट डायनामिक्स है उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको आपकी किताब दिखा रहा हूँ जो अभी हमने पब्लिश की है, इसी के ऊपर में है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड मार्केट डायनामिक्स। जी जी जी। और ये किताब जो है अभी सेज ने पब्लिश की है। उसमें हमने यही आर्ग्यू किया है कि ये जो आपका जो रिन्यूएबल का जो ऑप्शन का डिजाइन है उसको रिविजिट करना चाहिए। आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है ये भी जो है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसका जो मार्केट बेस्ड जो सीमलेस इंटीग्रेशन है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको जो स्टोरेज है उसके लिए वो स्टोरेज जो है हाइड्रोजन आने को अभी टाइम है, हाइड्रोजन आने तक आपको दूसरा जो जैसे गैस से भी आप जी सर प्रमोद सर स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग करके आप इजीली ये टारगेट जो है 450 गीगावाट का हो सकता है। जी सुभाष जी, फाइनल कमेंट आपके कि ये जो पूरा एक सिनेरियो अभी पेंट किया तनेजा जी ने, मेरा उसमें मानना ये था कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं शायद उसको क्या कहें हिकअप होगा थोड़ा सा। एक टू व्हीलर कंपनी ने भी करके दिखा दिया, ट्रेडिशनल वाले बैठे हैं, उसने एक दिन में 650 करोड़ की गाड़ियां बेची और बिना डीलर के सब ऐप पे बिक रही हैं। तो ये जो बदलाव है शायद लोग उसको फोर्स ही नहीं कर पाते हैं। करेक्ट सुभाष जी। एग्जैक्टली देखिए कोयले का कोई नया प्लांट प्राइवेट सेक्टर में नहीं लग रहा, जो लग रहे हैं वो भी परेशानी में हैं, जो लग चुके हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। आज की हायर प्राइसेस के बावजूद भी वो मेरिट ऑर्डर डिस्पैच में प्लांट काम में नहीं आ रहे हैं। सो कोयले पे अगर हम उम्मीद करेंगे कोयले में नई कैपेसिटी आएगी या कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, आई थिंक वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा। सो रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन यही सॉल्यूशंस हैं, ये सच्चे और अच्छे सॉल्यूशंस हैं। इन पे हमें ध्यान देना चाहिए और अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा हमारे कई कॉबवेब्स हैं अभी इंपोर्ट पॉलिसी में, डंपिंग ड्यूटीज़ में और इन पे और रिस्ट्रिक्शंस में, सेमी कंडक्टर की को यहाँ बनाने में पैनल्स हो, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें और इसकी वी शुड टेक केयर। ऑयल टेम्पररी है। ऑयल को अगर आपको ध्यान हो 2018 में जब 75-80 पे हुआ तो सरकार में बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, प्राइसेस घटाइए। अब हम उसी दाम पे 80 से कम 80 पे भी रहते हुए हमारे पेट्रोल प्राइसेस 110-105 हो गए हैं। अगर अब हमें लेकिन उस चीज़ की चिंता नहीं, तो अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें अपने टैक्सेस के कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और उसको रिलीफ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक वी कैन टू मच बैंक ऑन द कोल फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो भी हैं उतना ही बढ़िया कर लें, उनके लिए कोयला उपलब्ध करा दें, उन प्लांट को अच्छी कैपेसिटी पे चला लें जो एफिशिएंट हैं, वही योगदान हो जाए कोयले साइड से तो ज़्यादा बेहतर। जी समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है और इस चर्चा का मकसद ये था कि जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस पूरे बास्केट के, पूरे कॉम्प्लेक्स के बढ़े हैं वो हमारे लिए महंगाई बढ़ाएंगे और हमारी आपकी जेब कटेगी। तनेजा जी 10 सेकंड का सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, एकदम इससे ज़्यादा समय दूंगा नहीं मैं आपको। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, हाँ या ना? देखिए मुझे लगता है दिवाली के आसपास थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि टैक्सेस में राज्य सरकारें भी राजी होंगी, केंद्र भी राजी होगी। दिवाली पे हो सकता है तोहफा मिल जाए, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा वैसे चलते हैं दिवाली के बाद कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो रहा है और सरकारें अभी इस स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कट दे पाए, एक्साइज वाले हो या सेल। तो मुझे लगता है कि जो सस्ते तेल का जमाना। सर आपने दोनों बातें कह दी, हाँ भी ना भी। अब मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ सर। मैं सच्चाई ये करूँ, तेरे वादे पे जिए हम जान झूठ जाना। बाजार में भी कीमत बढ़ रही है, टैक्सेस कम ज्यादा नहीं हो पाएंगे। नहीं सर देखिए ये अब ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं दिवाली तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर है लोगों के ऊपर महंगाई का। और आज इस चर्चा का मकसद भी यही था कि एनर्जी प्राइसेस की वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है और इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। हल क्या है ये आप लोगों को करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।